उन्हीं की जिम्मेदारी लगाई है हम लोग। आज जिस भी वजह से लोग नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक ही गुजारिश रहेगी सबसे कि जो भी प्रोग्राम बनाया जाए उसमें पब्लिसिटी ठीक से हो जाए और किसी को भी रोका ना जाए। यही हमारी कोर टीम की जिम्मेदारी है कि कोई भी आदमी अच्छा बुरा, हर आदमी के बारे में कोई ना कोई अच्छा बोलता है और हर आदमी के बारे में कोई ना कोई बुरा भी बोलता है। तो किसी भी तरह की प्री कंडीशन रखे बगैर सबको इनवाइट किया जाए, आने दिया जाए। कोई भी तरीके का ये भी सोचना कि कोई आदमी किस प्रकार से हमारे साथ जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है, उसको भी दरकिनार करके हम लोगों को, सब लोगों को जोड़ना। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये सारे खदशात जो हैं कि मिलत का मिजाज ऐसा हो गया है, पब्लिक का मिजाज ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आईडी की गलती है, हम सब लोगों की गलती है। आवाम को सभी लोगों ने धोखा दिया, इसमें कहने में कोई गुरेज किसी को नहीं रखना चाहिए। आज ये हो गया कि कोई भी आदमी कोई सोशल कॉज के लिए या किसी भी कॉज के लिए कोई काम करता है तो लोग उसे शब्द भरी नजर से देखते हैं कि इसके क्या मकाले जो ये मेहनत कर रहा है। ये इसलिए हुआ है कि हमारे बड़े बड़े लोग, जिन लोगों के ऊपर लोगों ने अपनी दिल और जान सब कुछ कुर्बान किया, उन लोगों ने इतने बड़े बड़े धोखे किए जिसका शायद जिक्र करना अभी आज की तारीख में मुनासिब नहीं है। तो इसलिए अब मैं यही गुजारिश करूंगा और इंशाल्लाह ताला आप लोग देखोगे कि बहुत जल्दी सब लोग जुड़ेंगे, क्योंकि एक अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ है और रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही। इलेक्शंस आते हैं, इलेक्शन चले जाते हैं, लोग किसी भी वजह से, अभी तो एक सबसे बड़ी वजह ईवीएम में हो गई। ईवीएम की वजह से दूसरे गलत बयानी करके, झूठे वादे करके, धोखाधड़ी करके वोट्स खरीद कर नुमाइंदगी और नुमाइंदगी करने के की जगह को छीन लेते हैं। तो इसीलिए आज का जो मौजू है, एक तो दो ही मैं रखना चाहूँगा। एक तो वक्त के लिए मेरी गुजारिश ये है कि आप अगली बार जब भी हम आए तो मंजर आम पे ये बात आनी चाहिए कि हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे और इस मकसद से आ रहे हैं। और अभी सरकार बदली है, अगर पब्लिक खास तौर पे मुस्लिम आवाम अपने हकूक के बारे में बेदार हो जाएगी तो हर एक घर, हर एक परिवार करोड़पति हो जाएगा। ये आपको अच्छी तरीके से एक एक घर में समझाना है। अगर करोड़पति जो आपके बुजुर्ग आपके लिए छोड़ गए वसाइल बनना है तो बाकी सब काम आप कर रहे हो रोजमर्रा के, उसको करते करते भी कर करके भी आप लोगों को जरूरी है कि इस वक्त बचाओ तहरीक से, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, मिशन सेव वक्त की तहरीक से जुड़े। अभी क्योंकि नई नई सरकार भी बनी है, नई कुछ दिन तक अगर एक पूरी मजबूती के साथ वक्त के ताल्लुक से सरकार को ये बता दिया जाएगा कि वोट जब भी मिलेंगे जब ईमानदारी के साथ वक्त का तहफ़्फ़ुज़ होगा और वक्त की इस्तेमाल मुस्लिम आवाम के लिए, गरीबों के लिए किया जाएगा। अगर हम ये ठीक से मैसेज देने में कामयाब हो गए तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी और फिर आप देखोगे कि आप ही लोगों को कहने से कोई इलेक्शन जीतेगा या कोई हारेगा। अगर इलेक्शन जीतना एक पैमाना है तो, क्योंकि किसी भी लीडर ने, मैं अभी तो एक नई गवर्नमेंट बनी है पर मुझे ये गवर्नमेंट, इस पार्टी की गवर्नमेंट, मैं खुद उस पार्टी का बहुत अहम हिस्सा रहा हूँ, लेकिन जो माहौल बन गया, किसी भी तरीके से पब्लिक का काम नहीं करना बल्कि उनको ये एक भरोसा दिलाना है सिर्फ कि हम काम करेंगे, ये जो एक फॉर्मूला बन गया है, इसको दूर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पब्लिक को सामने आने की है। और वक्त के ताल्लुक से तो सीधा सीधा है, अगर हर घर करोड़पति बन गया तो काम हुआ है, वरना कोई काम नहीं हुआ। इसलिए ऐसा फार्मूला आपको सबको बताना भी है, अच्छे से समझाना भी है। और मैं कोई ये ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। जो हमारे प्रधानमंत्री साहब है वो 15 लाख देने का वादा कर रहे थे ना, वो झूठा वादा नहीं था। इतना पैसा मुल्क से चुराया ही गया। 155 लाख करोड़ का कर्जा हमारे मुल्क में पिछले 10 सालों में लिया, 155 लाख करोड़ का कर्जा।
वक्त की प्रॉपर्टीज तो इतनी है ही कि हम हर एक घर को करोड़पति बना सके। यही बात आपको 1 पॉइंट प्रोग्राम हर एक परिवार को समझाना है कि कुछ टाइम निकालो और अपने हक जो है करोड़पति बनने का वो हासिल करो। और किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे अब जो भी मेंबरान वक्फ बोर्ड के हैं, चाहे वो कितने भी बड़े अहदेदार हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, एमएलए, उनको बेनकाब करके उनको जेल भिजवाने का टाइम इससे अच्छा कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अभी गवर्नमेंट चेंज हुई है। इसमें 1 सेकंड की भी देर करना, चाहे कोई भी हो, मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो लोग वक्फ बोर्ड के इंतजाम करते रहे वो सब चोर है। इसमें अगर आपको किसी को भी कोई शक है तो फिर आप गुमराह हो, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आपके यहाँ के एमएलए हो, कोई भी, जितने भी मेंबर थे पुराने वक्फ बोर्ड के और उससे पुराने वक्फ बोर्ड के, अगर आपको 1% भी शक और शुबा है तो आप सही डायरेक्शन में नहीं सोच रहे हो, सब चोर थे। थोड़ी कड़वी लग रही होगी बात, लेकिन सच्चाई यही है। क्यों? वजह उसकी ये है कि हैदराबाद का और तेलंगाना का हर एक परिवार, मुस्लिम परिवार करोड़पति नहीं, ये पैमाना है। और जो वक्फ बोर्ड में मेंबर बनते हैं वो हजारों करोड़पति बन जाते हैं, हजारों करोड़ के मालिक बन जाते हैं, ये पैमाना है। मीठी मीठी बातें करने से कुछ होना नहीं है। हर एक के बाहर अभी भी आप प्रोटेस्ट करना शुरू करो। मैं कह रहा हूं जो सबसे बड़े यहाँ के कायद हैं उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट मैं करूंगा, सबसे आगे रहे। अगर आप ये करने को तैयार नहीं है तो मेरे ख्याल से फिर कोई सीरियस नहीं। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने वक्फ बोर्ड का इंतहा से ज्यादा नुकसान किया है और अब वक्त आ गया है उनका हिसाब लेने। एक एक प्रॉपर्टी जो बिकी है उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनका एक तरीके से आयरन क्लच था वक्फ बोर्ड। तो उनके घर के बाहर जब आपको प्रोटेस्ट करना हो तो मुझे अगली बार तभी याद नहीं चाहिए, और उनका वक्फ बोर्ड से इस्तीफा लेना सबसे अहम काम है उनका और उनके भाई साहब का। ये मैं आपको सबके सामने ऐलान करके जा रहा हूं। दोनों के घर के बाहर प्रोटेस्ट जिस दिन आपको करना हो उस दिन मैं हाजिर होऊंगा, क्योंकि दोनों ने ही चोरी की है। और मैं ये बोल रहा हूँ, वो भी बैरिस्टर है ना, अब कर लें डिफेमेशन का केस पे, और वो बहुत बहादुर अपने आप को बनते हैं, आप बहादुरी दिखा लें। उनके छोटे भाई को बताओ, बहादुरी वादरी सब खत्म, चोरी बंद, काम शुरू। सीधा सीधा सीधी बात है। अगर आप लोग 10 लोग भी आएंगे तो अगली बार मैं आऊंगा तो उन दोनों के घर के बाद प्रेस करूंगा, ये बात आप समझिए। और मैं उन्हें चैन की सांस नहीं लेने दूंगा, क्योंकि उनकी वजह से यतीमों, मिस्किनों और मुस्लिम आवाम का बहुत नुकसान हो चुका है। बाकी सब जितनी चोरी और डकैती डालनी है उन्हें डालते रहें, वक्फ छोड़ दें। ये मेरी सीधी सीधी वार्निंग है उन्हें अच्छी लगेगा बुरी, उससे मुझे अब फर्क पड़ता है। मैं पहले भी प्रोटेस्ट करना चाहता था, लेकिन यहाँ के आप लोगों ने ही मुझे प्रोटेस्ट करने से पहले रोका, लेकिन अब और नहीं। अगर यहाँ की आवाम मुझे चाहती है तो ये 2 लोगों के घर से प्रोटेस्ट शुरू होगा, उनसे हिसाब लिए जाएंगे। वक्फ बोर्ड के अंदर जो जो कारनामे हुए हैं पिछले 5 साल में, उसकी एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा उन दोनों बड़े भाई और छोटे भाई से, क्योंकि उनका आयरन क्लच वक्फ बोर्ड पे था और आज भी है। ये सरकार भी अगर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज या बातचीत उनसे करेगी तो हम इस सरकार के खिलाफ भी खड़े होंगे। मैं यहीं से अब अभी ऐलान कर सकता हूं। अगर उनसे बात भी करेगी दोनों भाइयों से, तो इसका मतलब इस सरकार के दिल में भी वक्फ की चोरी का कोई ना कोई इंटरेस्ट मौजूद है, क्योंकि वक्फ की चोरी में बहुत ज्यादा फायदा लोगों ने उठाया और आगे भी उठाएंगे। तो कम्युनिकेशन ही करना बेईमानी का सबूत होगा इस सरकार के भी किसी भी अरकान का। इन दोनों भाइयों से बात करना है, इस बात का सबूत होगा कि इनके दिल में भी कोई चोरी या बेईमानी करना है। तो मुझे वक्त के सिलसिले से यही कहना था। जहां तक ईवीएम का ताल्लुक है, ईवीएम की वजह से पूरे मुल्क को खत्म करने की प्लानिंग आरएसएस और बीजेपी ने की है। जिस तरह वक्त अहम है उस तरीके से पेपर बैलेट से चुनाव कराना भी अहम है, बहुत जरूरी है। इसीलिए ईवीएम से चुनाव नहीं होने देना। हमसे पहले जो एक सिटीजन कमेटी बनी थी उसमें बहुत बड़े माहिरीन 10,000 के करीब, उन लोगों ने 2021 में वीवीपैट को
इस तरीके से करने का एक तजवीज़ रखी थी कि जो वोट डलेगा उसकी स्लिप हमारे हाथ में आ जाए और हम बैलेट बॉक्स में वो डाल दें। हम लोगों ने अपनी मेहनत से पिछले दिन से भानु प्रताप सिंह और हमारी जो कुछ लोगों की मुट्ठी भर एक टीम बनी, और हमारी मुट्ठी भर टीम कोई हमारे अपने इक़दाम से नहीं बनी थी। हम लोग तो काफ़ी दिन से ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार पिछले दिसंबर से जैसे ही चुनावों के रिजल्ट आए 4 राज्यों में, यहाँ का एक है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद तेलंगाना में बीजेपी की नहीं जीती, तेलंगाना में भी बीजेपी जीती है। कितनी सीटें आई हैं उसकी? 14 शायद मेरे ख्याल से 8 सीटें आई हैं। कहाँ से आ गई? एक भी सीट हुई ईवीएम से। ये बात आप समझ लीजिए, उनकी एक भी सीट आना, और ये राजा क्या नाम है उनका, राजा सिंह की भी सीट आने का मतलब ईवीएम है और कुछ नहीं है। कोई मैनिपुलेशन नहीं है, पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है, राजा सिंह को कोई भी वोट नहीं देना चाहे। जिस तरीके से मोदी और अमित शाह साहब को एक भी आदमी वोट नहीं देना चाहता है, ये बात जमीनी हकीकत है। ये सब जो ये एक मुद्दे भटकाने के लिए बात करते हैं कि हमने हिजाब और ट्रिपल तलाक का इशू लाके मुस्लिम महिलाओं के वोट ले लिए, ये सब धोखा है। कोई बालाकोट से वोट नहीं मिला था, कोई पुलवामा से वोट नहीं मिला था। पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईवीएम से वोट मिले थे। ये बात अपने जहन में सबको साफ कर लेनी है। और जो 10,000 इंटेलेक्चुअल्स जिन्होंने ये तजवीज़ रखी थी, हम लोगों ने उनसे बात करके उन्हें कन्विंस किया, और आज मुझे खुशी है रास्ते में मैं उसके बारे में पता करके आ रहा था। जब ये इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस देवाशायन साहब और सैम पित्रोदा साहब कर रहे थे, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकल ये बात रखी है, हम लोगों की बात मान के, और ये हमारी आवाज़ नहीं है, ये पब्लिक की आवाज़ है, कि इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होगा, उसके अलावा सब कुछ धोखा और फरेब है। तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, लेकिन उसके लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी। मैं रास्ते में भी बताता हुआ आया हूँ, और ये हर जगह का हमारा प्लान है। हमें उसके लिए भी पीसफुल प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे। 3-4 जगह पीसफुल प्रोटेस्ट करने हैं। पहली जगह, जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, जो इलेक्शन कमीशन लोकल सरकार से यानी कि स्टेट गवर्नमेंट से डिस्कस करके बनाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEO, एक बड़ा प्रोटेस्ट परमानेंट, किसान आंदोलन की तरह और CA-NRC के प्रोटेस्ट की तरह परमानेंट प्रोटेस्ट लगाना है CEO साहब के दफ्तर के बाहर, बड़ा प्रोटेस्ट। दूसरा प्रोटेस्ट होना है हर एक रिटर्निंग ऑफिसर, जो यहाँ पे 17 सीटें हैं, 17 लोकसभा की सीटें के लिए 17 ये रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं। हर एक DM एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है लोकसभा के चुनाव का। उन सभी के ऑफिस के बाहर परमानेंट प्रोटेस्ट बड़े लगने हैं, CA-NRC की तर्ज पे और किसान आंदोलन की तर्ज पे। और तीसरी जगह, जो EVM की वोटिंग मशीन्स हैं, उनको रखने की जगह हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होती है, जो वेयर हाउसेस हैं जो इलेक्शन कमीशन ने गेज कर रखे हैं, उन सभी वेयर हाउसेस के बाहर परमानेंट प्रोटेस्ट लगने हैं। अभी हमारी डायरेक्शन EVM हटाओ संयुक्त मोर्चा जो है उसकी तरफ से हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है, और वो रिक्वेस्ट इसलिए है कि किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे हमें EVM से चुनाव नहीं होने देने हैं। अगर जनता EVM के बाहर बैठ के चौकीदारी करेगी, तो हम चुनाव आयोग को ये समझाने में, जो कि हमारा जनता का नौकर है, ये समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि चुनाव EVM से जनता नहीं चाहती और चुनाव जनता EVM से नहीं होने देगी। इसीलिए ये, क्योंकि यहाँ तो आप लोग खुशकिस्मत हो, बीजेपी की सरकार भी नहीं है, तो यहाँ प्रोटेस्ट करना मेरे ख्याल से दूसरी जगह से आसान होगा। तो हम ऐसी सभी स्टेट्स में जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ मजबूत प्रोटेस्ट लगे। और अभी मैं आसिफ साहब से और दूसरे आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा, जिससे भी मेरी बात इन प्रोटेस्ट के ऑर्गेनाइज कराने के सिलसिले में करानी है, मेरी अभी रात भर बात करा दे, मैं रात भर बैठ के भी सबसे बात कर सकता हूँ। कल सुबह जब तक भी मैं यहाँ पे हूँ, कल दोपहर तक मैक्सिमम हम अपना टाइम इसी चीज़ में लगाएं कि हमें जल्द से जल्द कैसे ये प्रोटेस्ट बिठाने हैं परमानेंट। दूसरा, हम 5 तारीख को एक यहाँ पे प्रोग्राम करने का ये तय हुआ है, तो उसके लिए भी आप एक बड़ा प्रोग्राम
यहाँ पर पब्लिक मीटिंग की शक्ल में ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें, उसको कामयाब बनाएं। यही मैं गुजारिश आप लोगों से करने आया हूँ। बाकी और कभी आएंगे तो और मौजूद पे बात होगी। यहाँ 2 चीज़ें हैं ईवीएम के ताल्लुक से। हम 5 तारीख को यहाँ आएंगे और ये आप परमानेंट प्रोटेस्ट इसको चालू करा दें। और अगर हाँ ये असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के घर के बाद वक्फ के ताल्लुक से प्रोटेस्ट करना हो तो मुझे बताइएगा, मैं तुरंत आ जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको।